केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उनकी पुलिस को क्लीन चिट देते नजर आए, पर सच्चाई कुछ और ही है। योगी आदित्यनाथ राज्य में ठोक दो की नीति चलाते हैं। उससे अपराधियों में भय भले ही व्याप्त न हुआ हो, पर योगी पुलिस पर हत्या के तमाम आरोप अवश्य लगे। हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च की रिपोर्ट इस चेहरे को और साफ करती नजर आती है। कानून और जिंदगियों की संस्थागत मौत, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा हत्याएं और उन्हें छिपाने की साजिशें नामक इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह इन हत्याओं को जस्टिफाई किया गया, जिसमें केवल पुलिस ही नहीं योगी सरकार का हर तंत्र शामिल था। ऐसे समय में जब मानवाधिकार को एक गाली की तरह बरता जाने लगा हो, तब इस तरह की रिपोर्ट बताती है हम कहां पहुंच गए हैं। यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन, सिटीजन अगेंस्ट हेट और पीपुल्स वॉच जैसे मानव अधिकारों समूहों के संयुक्त प्रयासों से तैयार हुई एक जांच रिपोर्ट हमें इन हालात को बारीकी से समझने का मौका देती है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित एनकाउंटर के 17 मामलों में हुई 18 युवकों की मौत की गहन जांच पड़ताल करती है, जिनकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की थी। ये हत्याएं पश्चिमी यूपी के 6 जिले शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में मार्च 2017 से लेकर मार्च 2018 के बीच हुई हैं। यह रिपोर्ट जांच एजेंसी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और NHRC की भूमिका की भी जांच करती है। रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और वहां की सरकार एक विशेष सांप्रदायिक रंजिश के तहत काम कर रही है। इन 18 लोगों में 17 लोग अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, जबकि एक हिंदू है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष एक तरफ ऐसी घटनाओं के खास पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं, जिसे लेकर समाज में आम स्वीकृति बनती जा रही है। इन मामलों में यह भी सामने आता है कि किस तरह पूरा तंत्र मिलकर इन हत्यारों को छिपाता है। जिन 17 घटनाओं का विश्लेषण किया गया है, उनमें किसी मामले में भी हत्या में शामिल पुलिस टीम के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जबकि सभी पीड़ितों के खिलाफ IPC की धारा 307 और अन्य अपराधों के तहत FIR दर्ज की गई है। हर एनकाउंटर की कहानी एक सी है, जबकि पुलिस अधिकारियों और कथित अपराधियों के बीच अचानक गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस पर गोली चलाई जाती है और फिर आत्मरक्षा में पुलिस फायर बैक करती है। इसमें कथित अपराधियों में से एक की मौत हो जाती है, जबकि उसका साथी हमेशा भागने में सफल रहता है। इसके आगे की प्रक्रिया में पूरी सरकार लिप्त है। अधिकांश मामलों में प्रारंभिक जांच उसी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी द्वारा कराई गई, जहां की पुलिस टीम हत्या में शामिल थी। जांच अधिकारी की रैंक एनकाउंटर टीम के वरिष्ठ व्यक्ति की रैंक के समरूप पाई गई। इन सभी मामलों में सिर्फ PUCL के दिशा निर्देशों का अनुपालन दिखाने के लिए जांच को बाद में दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। इन हत्याओं का सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी उजागर करती हैं। 17 पीड़ितों में से 12 के शरीर में धड़, पेट और यहाँ तक कि सिर पर भी गोलियों के कई घाव दिखे। कुछ शवों में फ्रैक्चर होना भी पाया गया। 5 मृतक पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव के आसपास कालापन और टैटू जैसे निशान थे, जो नजदीक से फायरिंग का संकेत देते हैं। विश्लेषण किए गए 17 मामलों में से 15 में पुलिस को केवल मामूली चोटें आईं। आरोपियों द्वारा पुलिस पर गोली चलाने की कहानी में भी पेंच नजर आता है। 7 मामलों में मृतक की उंगलियों के निशान अपराध स्थल से बरामद हथियारों पर नहीं पाए गए थे। जवाबी फायरिंग की जरूरत के सबूत के तौर पर पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट को गोलियों के साथ पेश किया। कम से कम 16 बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियां दिखाई गई। हालांकि इन गोलियों का उन हथियारों से कोई संबंध नहीं है, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये मृतक के पास से बरामद किए गए हैं। विश्लेषण किए गए 17 मामलों में से 16 में जांच अधिकारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके जांच को बंद कर दिया। सभी क्लोजर रिपोर्ट पुलिस के कथनों की पुष्टि करती है कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी। सभी मामलों में पुलिस को उस साथी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली जो अपराध स्थल से भाग गया था। 16 में से 11 मामलों में जहां पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट इन मामलों में मृतक को आरोपी के रूप में नामित करके मामले को बंद करने से पहले पीड़ित परिवार को नोटिस जारी करने की न्यायालय की इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी में शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी किया, जो जांच को बंद करने के लिए अनापत्ति पत्र देता है। इस प्रक्रिया के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच को बंद कर देते हैं। CRPC की धारा 176(1)(a) कहती है कि मौत के कारणों की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए। कम से कम 8 मामलों में यह जांच CRPC के प्रावधानों का उल्लंघन है। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों ने पुलिस हत्याओं को वास्तविक माना
जो उनकी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र से परे है। उनका काम केवल मृत्यु के कारण को निर्धारित करना है, न कि यह तय करना कि कोई अपराध किया गया है या नहीं। इन मामलों में परिवार के सदस्यों के बयान या तो दर्ज नहीं किए गए और यदि किए गए हैं तो सही तरीके से नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस रिपोर्ट में विस्तृत 17 मामलों की जांच के निर्देश के 3 साल बाद 14 मामलों का फैसला किया गया है, जिनमें से 12 मामलों को बंद कर दिया गया है। पुलिस की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और एक मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया। केवल एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना कि मृतक पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पीड़ित परिवार को झूठे और मनगढ़ंत आपराधिक मामलों के जरिए डराया धमकाया जाता है और उनका उत्पीड़न किया जाता है। राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता द्वारा पीड़ित परिवारों और कानूनी सहायता प्रदान करने वाले मानवाधिकार रक्षकों के उत्पीड़न के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कम से कम 13 पत्र दिए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पीड़ितों के परिवारों के उत्पीड़न से संबंधित पत्रों को न तो कोई जवाब दिया और न ही रिकॉर्ड में लिया। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही योगी सरकार की पीठ थपथपाए, पर यह रिपोर्ट पुलिस हत्याओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में आपराधिक न्याय प्रणाली की घोर विफलता को उजागर करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे न्याय प्रणाली मौत का कारण बनने वाले बल के उपयोग के लिए पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में असमर्थ है। मंगला वर्मा, विपुल कुमार और रत्ना अपेंदर जो इस दस्तावेज को सामने लाए हैं, कहते हैं कि यह एक भयानक और डरावना अनुभव है कि जिस देश में कानून का राज कायम हो, वहां खुद कानून के पहरेदार किस तरह से सब स्थापित व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वेब अखबार.in की रिपोर्ट।